जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से फेसबुक लाइव में स्वागत है। मैं हूं मोहन नारायण और आज हम लोग बात करेंगे भारतीय सेना के अपमान पर। पिछले दिनों एक वेब सीरीज एकता कपूर द्वारा निर्मित, जिसमें भारतीय सेना के अधिकारियों का, उनके परिवार का एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत अपमान किया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हम सब लोग जानते हैं कि सियाचिन के ग्लेशियर पर -50 डिग्री के तापमान में हमारा सैनिक अपने शरीर को गलाता है। किस लिए? जैसलमेर के रेगिस्तान में तपती दोपहरी में, जहां पर हमारा भेजा पिघल करके नीचे आ जाए, ऐसी आग में वो अपने शरीर को, आखिर किसके लिए? वह सारे उत्सवों में अपने परिवार से दूर रहता है। आखिर क्यों? देश के लिए, समाज के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। हमारे देश के फाउंडेशन में स्वतंत्रता की प्राप्ति के साथ ही एक तरफ देश आजादी का जश्न मना रहा था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों ने हम पर धावा बोल दिया। स्वतंत्रता का ध्वज लहराया भी नहीं था और देश की जमीन संकट में थी। 1948 में हमारी सेनाओं ने किस तरह पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों से समरांगण के महासमर में युद्ध किया, जिसको देख करके पूरी दुनिया चमत्कृत थी। 1962 में काली अंधियारी रात में कायराना तरीके से हमारे बहुत कम संख्या में लद्दाख की बॉर्डर पर जो जवान तैनात थे, चीन ने उनकी पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। अपनी क्षमता से 10 गुना ज्यादा सैनिकों से हमारे सेना ने संघर्ष किया। जब तक उनकी आखिरी सांस थी, हमारी 1 इंच भूमि भी वो देने को तैयार नहीं थे। ना कोई 1 इंच पीछे हटा और ना कोई मैदान छोड़ करके भागा। तब जबकि मृत्यु सामने साक्षात स्पष्ट दिखाई दे रही थी। 1971 का इतिहास, जिसमें हमारी सेना के बल पर हमने एक नए देश का निर्माण कर दिया। पिछले कई दशकों के इतिहास में सेना का इतना गौरवशाली पृष्ठ कहीं देखने को नहीं मिलता है। सेना के बलबूते पर एक देश का निर्माण, 90,000 पाकिस्तानी फौजों को बंदी बना करके और बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। 1965 की जंग हो या कई हजार फीट ऊंची, जहां से जिन पहाड़ियों से एक कंकड़ भी अगर फेंकें तो वो 100 की स्पीड में नीचे आता था,
उस पर पाकिस्तानी सेना ने अपना कब्जा जमा लिया था। हमारे वीर सैनिकों ने अपने माथे पर कफन बांधकर और उस मौत की पहाड़ी पर गोलियों की, बमों की बौछार में हमारी उस धरती को पुनः प्राप्त किया, जिसको हम कारगिल वॉर ऑपरेशन विजय के रूप में जानते हैं। देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए माओवादियों से लगातार संघर्ष, ताड़मेटला के जंगलों में, मलकानगिरी के जंगलों में, कभी आंध्र प्रदेश में, कभी पश्चिम बंगाल के जंगल महल इलाकों में, तो कभी सुदूर छत्तीसगढ़ के जनजातीय इलाकों में हमारे जनजातीय भाइयों को माओवादियों ने बंदूक के बल पर बंधक बना के रखा हुआ है। और उन सभी स्थानों पर, उन दुर्दांत जंगलों में दो तरह के जंगली जानवरों से, एक तो जो प्रकृति के जानवर हैं और दूसरे वो मनुष्य जो विदेशी हाथों के खिलौने बन करके और शैतान का रूप लेकर के वहशी जानवर बन गए हैं, जो हमारे ही निर्दोष लोगों का खून पीने पे उतारू हैं। उनसे लड़ने का काम भी हमारी सेनाओं ने, हमारे अर्धसैनिक बलों ने किया। जब देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाती है तो हमको सेना याद आती है। जब हालात बाढ़ के हो जाते हैं तो हमको सेना याद आती है। जब भूकंप से पूरा देश का कोई हिस्सा त्राही त्राही करने लगता है तो हमको सेना याद आती है। जब सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती है तब हमको सेना याद आती है। हमको लगता है कि अब तो भगवान के सिवा हमको कोई नहीं बचा सकता, और तब ऐसा लगता है कि भगवान वर्दी पहन करके हमको बचाने के लिए आ गया। और इसलिए हम सेना को वर्दी में भगवान के रूप में भी पुकारते हैं, मानते हैं, जानते हैं। ये हम स्पष्ट कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के आधार में, उसकी पृष्ठभूमि में, उसके अधिष्ठान में सेना का बलिदान है। सेना के बलिदान को अगर हिंदुस्तान से हटा दिया जाए तो भारत की संस्कृति की, देश की एकता और अखंडता की, हमारी सुरक्षा की संभावनाएं ये समाप्त हो जाएंगी। ये हम सब जानते हैं। आज जब हम दुनिया में, दुनिया के मानचित्र पर अपना खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्षरत हैं, दुनिया की ताकतें हमको रोकना चाहती हैं। एक तरफ जिहादियों से निर्णायक संघर्ष चल रहा है। अपने माथे पर तिरंगा कफन बांधे भारत मां के बेटे कश्मीर से आतंकवाद को सदा सर्वदा के मुक्त करने के लिए निर्णायक संघर्ष ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं। हमारे सैकड़ों सपूत उन वहशी दरिंदों को मारते हुए वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे सामने एक बहुत बड़ा अवसर यह दिखाई देता है, तो चीन अपने उस अवसर को खोने के डर से कहीं पूरी यूरोप सहित पूरी दुनिया के लोगों का जो सारा इन्वेस्टमेंट है वह भारत की तरफ मुख न मोड़ ले, जिसकी पूरी संभावनाएं हैं। लगभग सारी दुनिया मन ही मन यह मान चुकी है कि अब दुनिया का प्रोडक्शन हब भारत से बेहतर कोई नहीं हो सकता। और तब हमको वार जोन में लाने की कोशिश करने वाला चीन पिछले एक महीने से
लगातार हमारी सेनाएं पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सामने सीना तान करके खड़ी हुई है। तब कोई बॉलीवुड की प्रोडक्शन कंपनी एक ऐसी वेब सीरीज XXX2 लॉन्च करती है ऐसे युद्ध काल के समय में, जब एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है तो दूसरी सीमा पर दुनिया के सबसे बड़ी सेना रखने वाले, दुनिया के सबसे बड़े दूसरे ताकतवर देश, जो हमारा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी या दूसरे शब्दों में कहे आज का सबसे बड़ा शत्रु, उसके सामने हमारी सेनाएं खड़ी हुई है। युद्ध के काले बादल सीमा पर गरज रहे हैं, वो कभी भी बरस सकते हैं। ठीक उसी समय पर XXX2 फिल्म वेब सीरीज की लॉन्चिंग होती है और जिसमें बहुत ही कायराना तरीके से षड्यंत्र पूर्वक हमारे सेना के उन वीर जवानों का मनोबल गिरे, इस तरह का एक कायरतापूर्ण कुत्सित प्रयास किया जाता है। ये जो समय का सिलेक्शन हुआ है, इसके पीछे षड्यंत्र की बू आती है। यूं तो हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले 7 दशक में बॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं ने जिन स्क्रिप्ट राइटर्स का, संवाद लेखक, पटकथा लेखकों का लेखन स्वीकार करके बड़े बड़े फिल्मों को बनाया है, वो ज्यादातर वामपंथी विचारधारा से प्रेरित रहे हैं। और हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वामपंथी सेना के सबसे बड़े शत्रु हैं। हमारी सेना को बलात्कारी कहना, हमारी सेना को मानव अधिकार का हनन करने वाली सेना कहना, हमारी सेना के खिलाफ रूप बदल बदल करके मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के रूप में आतंकवादियों का संरक्षण करने के लिए हमारे यहां के लचीले कानूनों का उपयोग करके कोर्ट की शरण में जाकर के सैन्य अधिकारियों के विरुद्ध लगातार षड्यंत्र करने का एक लंबा इतिहास, उसका एक पक्ष प्रचार माध्यम हमारा जुडिशियल सिस्टम और हमारे संविधान की आड़ लेकर के, और कैसे कायरतापूर्वक सेना के मनोबल को गिराने का काम वामपंथियों ने लगातार 7 दशकों में किया है, यह किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इनका एक और रूप है। इन्होंने हमारे थिएटर पर, हमारे चलचित्र पर, हमारी सिनेमा पर, हमारे मनोरंजन के जितने भी उपक्रम हैं, गायन, वादन, नर्तन, लेखन, उन सभी के ऊपर इन्हीं कुत्सित प्रयासों के चलते कब्जा किया हुआ है। और उसी के एक हिस्से के रूप में ये जो पूरा कैंसर है ना, उस कैंसर का जो हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला करने की कोशिश कर रहा है, उसका एक सिम्टम्स है ये एकता कपूर की XXX2 वेब सीरीज। हमारा जो सैनिक सीमा पर खड़ा हुआ है, उस सैनिक का इस युद्ध काल में जब वो समरांगण के महासमर में खड़ा हुआ है, अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए माथे पर तिरंगा कफन बांध करके, तब इस तरह की वेब सीरीज की लॉन्चिंग करना, जिसमें उनके परिवार के प्रति लोगों के मन में एक गलत अवधारणा बने, एक कुत्सित प्रयास के माध्यम से वो जो सैनिक सीमा पर खड़ा हुआ है, उसके मन में देश के लोगों के प्रति एक अविश्वास पैदा हो और उसका मनोबल वहां पर से कम हो, वो अपनी पूरी ताकत के साथ न लड़ सके। इस तरह का प्रोपोगेंडा चीन करने में माहिर है। हम
सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम सरकार की विभिन्न एजेंसियों से, हम रॉ से, सीबीआई से और एनआईए से भी ये मांग करते हैं कि ये जो समय का सिलेक्शन किया गया, जब हम युद्ध काल में हैं, और जिस तरह का प्रोपोगेंडा हमारी सेना के मनोबल को कम करने के लिए किया गया है, इसमें हमको एक बड़े षड्यंत्र की बू आती है। इसको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत गहराई से, बारीकी से इसका विश्लेषण और इसकी तह तक जाने की आवश्यकता है। आखिर कितने लोग इसके पीछे जुड़े हुए हैं और इन लोगों ने क्या क्या योजना बना के रखी हुई है हमारी सेना के मनोबल को कम करने के लिए। आखिर इनके पास में और कितना मसाला, कितना मटेरियल तैयार है और इनके कितने रूप हैं जो हमको देखना बाकी है। दूसरी तरफ देश के जो युवा हैं, उन युवाओं के मन में इस तरह का बीज बोने का प्रयत्न किया जा रहा है कि वो सेना की ओर ना जाए। एक तरफ तो हमारे यहां की जो राष्ट्रवादी सरकार, राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, वो प्रयास कर रही है कि जब संकट काल में देश हो तो हर व्यक्ति को युद्ध के मैदान में एक सैनिक की भांति उतर जाना चाहिए। और पिछले दिनों एक क्रांतिकारी निर्णय हुआ, उस निर्णय में यह बताया गया कि आप सिविलियन होते हुए भी, आप किसी भी प्रोफेशन में होते हुए भी अपनी सेवाएं 3 वर्ष के लिए सेना में दे सकते हैं। एक तरफ सेना, नागरिक और सैनिक, इसके बीच की दूरी जो पिछले 70 साल में एक बढ़ाने की कोशिश तमाम माध्यमों से की गई, उसको पाटने की, उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। देश में राष्ट्रवाद की अद्वितीय, अपूर्व और अद्भुत लहर है और इस लहर में चीन का बाजार बह जाने वाला है। इस लहर में वामपंथी, विश्वमन करने वाले विचारक समाप्त हो जाने वाले हैं। आज हम एक निर्णायक युद्ध शुरू कर चुके हैं देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के नाते से। बाह्य सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा, एक तरफ हमारी मिलिट्री फोर्सेस चीन के सामने सीना तान के खड़ी हुई है, दूसरी तरफ जिहादियों के साथ ऑपरेशन ऑल आउट चला करके कश्मीर से लगभग आतंकवाद को समाप्त करने के अंतिम चरण का एक निर्णायक ऑपरेशन चल रहा है। तो दूसरी तरफ माओवादियों के खिलाफ उनकी सारी फंडिंग को सरकार ने ब्लॉक कर दिया है, जो इंटरनेशनल फंडिंग आती थी। और जो लोग हथियार लेकर के अभी भी देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस के सामने खड़े हुए हैं, उनसे सरकार निवेदन कर रही है, आप हथियार डालिए, देश की मुख्य धारा में आइए। बड़ी मात्रा में लोग पिछले 6 सालों में अपने हथियारों को डाल करके और समाज की मुख्य धारा में आए हैं। उनको एक सम्मानित जीवन जीने के लिए सरकार ने नीतियां बनाई है, लेकिन फिर भी कोई सेना के खिलाफ हथियार लेकर के खड़ा रहेगा तो वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता। इस सशक्त नीति और निर्णायक नीति के साथ माओवाद भी हमारी फोर्सेस के शौर्य के आगे अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और ऐसी परिस्थिति में जब हम एक निर्णायक सुरक्षा का मॉडल, क्योंकि अगर हमको विकास करना है तो उसके लिए मिनिमम आवश्यकता है सुरक्षा। अगर पूरी दुनिया के देश चीन से अपना सारा पैसा समेट करके और प्रोडक्शन हब के रूप में हिंदुस्तान में आना चाहते हैं तो उसके लिए पहली आवश्यकता है शांति। शांति और सुरक्षित देश में ही कोई देश अपना पैसा लगाएगा। और इसलिए चीन ये अलग अलग तरीके से रूप बदल करके हमारी बॉर्डर पे टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। वो दुनिया के देशों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान अशांति में जा सकता है। हिंदुस्तान में एक आक्रामक, 2 आक्रामक विरोधी उसके सामने खड़े हुए हैं और किसी भी समय आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो संकट में पड़ सकता है। और इन्वेस्टमेंट करने वाले जितने देश हैं उनकी पहली मांग होती है, वो होती है शांति और सुरक्षा। हमारी फोर्सेस इसकी गारंटी देती है। हमारा देश आज जो एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है, जब हम एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं। हम सैन्य महाशक्ति तो है ही, लेकिन हम आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर जब अग्रसर हो रहे हैं, हमारे सामने अपार चुनौतियां इस कोरोना काल के कारण से आई और वो अपार संभावनाएं भी उसके चेहरे, इस कोरोना के चेहरे के पीछे अगर इसकी पीठ पे हम देखेंगे तो हमारे सामने अपार संभावनाएं लेकर के ये कोरोना आया है। तब जिन संभावनाओं की तलाश में
हम पिछले 70 साल से थे। दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी आज हिंदुस्तान में है 65%। दुनिया की सबसे बेहतरीन मस्तिष्क की क्षमता, आज आप दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनियों को देखेंगे, तकनीक के क्षेत्र में देखेंगे, बैंकिंग के क्षेत्र में देखेंगे, तो आपको हर बड़ी दुनिया के सफल कंपनी के पीछे कहीं ना कहीं भारतीय मस्तिष्क दिखाई देगा। चाहे वो गूगल हो, चाहे वो फेसबुक ट्विटर के माध्यम हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या दुनिया की किसी भी तकनीक जो आज दुनिया में उन्नति के शिखर पर है, उसमें भारतीय मस्तिष्क दिखाई दे रहा है। इस भारतीय मस्तिष्क, इस भारतीय युवा ऊर्जा और ये जो भारतीय सैन्य क्षमता है, इसके आधार पर विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर हम अग्रसर हैं। और ये कोरोना वो संभावना लेकर के आया। ये जो संयोग है, ये संयोग ही उनको खटक रहा है और इसलिए हमको इस समय सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है, अखंड सतर्कता की आवश्यकता है। हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, ये हमारे सामने प्रश्न है। हम सब लोग इस समय सोशल मीडिया चलाते हैं और हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पर फेसबुक और ट्विटर ये दो ऐसे माध्यम हैं कि जिन माध्यमों पर अगर हम अपना विरोध दर्ज करवाते हैं तो ये विरोध धीरे धीरे विस्तार लेता है और विस्तार लेने के बाद एक जनमत संग्रह का काम करता है, एक जनमत की अभिव्यक्ति का काम करता है। और इसलिए हम लोगों को अपने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से एकता कपूर के खिलाफ एक कैंपेन शुरू करना है। और आप अलग अलग तरीके से, अगर हम भारत की सेना पर गर्व करते हैं, अगर हम भारत की सेना के मनोबल को बढ़ा के रखना चाहते हैं, अगर हम उनके बलिदान को सलाम करते हैं, अगर हम उनकी त्याग, समर्पण और उनकी देश और धर्म के प्रति जो निष्ठा है, राष्ट्र धर्म के प्रति निष्ठा है, उसको वंदन करते हैं, तो अब हमारा कर्तव्य है कि हम सेना के साथ खड़े हों। हम सेना से प्यार करते हैं और इसलिए सेना का मनोबल गिराने वाले लोग, हम उनसे नफरत करते हैं। अपने नफरत का इजहार कीजिए अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स पे। आप ट्विटर पर जाइए, ट्विटर पर जाकर के और एकता कपूर को टैग करके अपने मन की भावना को, जिस भाषा में आप अपने मन की भावना को व्यक्त कर सकते हैं, उस भाषा में व्यक्त कीजिए। फेसबुक पर आप जिस भाषा में आप कह सकते हैं, उस भाषा में भारतीय सेना के साथ खड़ा होने का यह अवसर है, यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। और यह राष्ट्रीय कर्तव्य एक जनमत का, एक भारत के आम जनमानस के माध्यम से एक ऐसी हुंकार के रूप में इन बॉलीवुड में जो छुपे हुए कायर, कुत्सित और षड्यंत्रकारी माओवादी पटकथा और संवाद लेखक है और उसको निर्माण करने के लिए जो लोग पैसा देते हैं, उसका डायरेक्शन करते हैं, उसमें अभिनय करते हैं, इनकी रूह कांप जानी चाहिए। हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप राजनीतिक नेताओं के खिलाफ बोलिए। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कार्यपालिका के खिलाफ बोलिए। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, देश की हर व्यवस्था के खिलाफ बोलिए, उस पर आप कटाक्ष कीजिए, उस पर व्यंग कीजिए, हम आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन देश की सेना, यह हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है। देश की सेना के खिलाफ, क्योंकि देश की सेना है, वो किसी दल की नहीं, किसी सरकार की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, इस राष्ट्र की एकता और अखंडता की गारंटी है, हमारा स्वाभिमान है। और आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हमारे स्वाभिमान के साथ, स्वाभिमान पर चोट करने का अधिकार हम नहीं दे सकते। आप अभिव्यक्ति की आजादी का चोला पहन करके और उसमें अपने अभिव्यक्ति के मखमली दस्तानों में जो षड्यंत्र का खंजर हमारे देश की सेना की पीठ में घोंपने का प्रयास करेंगे, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए दोस्तों, आप सभी देशभक्त साथियों से मेरा निवेदन है, आप एकता कपूर के खिलाफ ये जो कैंपेन हमने शुरू किया है, आई हेट एकता कपूर, एकता कपूर इसमें सिर्फ प्रतीक है। एकता कपूर ने जो गलती की है, उस गलती को, जो अब तक उसने माफी नहीं मांगी है, हमने बहुत ही निवेदन पूर्वक भाषा में उससे कहा कि अगर तुमसे गलती हो गई तो तुम उस गलती की सार्वजनिक मंच से आकर के माफी मांगो, लेकिन उसने अब तक माफी नहीं मांगी है। और इसलिए जो उसका अहंकार है, उसके अहंकार के कारण हमारे स्वाभिमान पर जो चोट लग रही है, राष्ट्र के स्वाभिमान पर जो चोट लग रही है, हमारी आस्था और श्रद्धा का केंद्र है हमारी सेना। हम पिछले 10 सालों से सेना के शहीदों के
परिजनों के उत्थान के लिए, सेवा के लिए काम कर रहे हैं और ये आजीवन का हमारा संकल्प है। उनकी सारी समस्याओं के समाधान होने तक हम लगातार काम करते रहेंगे। और उनके बीच जाकर के हमने देखा है कि कैसे एक वीरांगना जिनका पति इस राष्ट्र के लिए शहीद हो गया, वो अपने एकमात्र बेटे को भी ये पाठ पढ़ाती है कि तुमको बड़े होकर के और सेना में जाना है। कैसे एक नव युवती जिसकी उम्र 30 साल भी नहीं है और कुछ 2 साल पहले उनका पति शहीद हुआ है सीमा पर, और उन्होंने पति के सपने को पूरा करने के लिए स्वयं ट्रेनिंग लेकर के और वो देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती हो रही है। ऐसे बलिदानी, इन बलिदानियों के खिलाफ, जिनके बलिदान के बल पर हमारा देश खड़ा है, हम चैन की नींद सो पाते हैं, हम इस राष्ट्र को समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। अगर उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र, कोई विश्वमन किया, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप कैंपेन चलाइए, हैशटैग आई सपोर्ट इंडियन आर्मी, हैशटैग आई हेट एकता कपूर बिकॉज आई लव इंडियन आर्मी, आई सपोर्ट इंडियन आर्मी। अगर हम भारत की सेना से प्यार करते हैं तो उसके खिलाफ किसी भी तरह का षड्यंत्र, कायरतापूर्ण कुत्सित षड्यंत्र करने वाले के खिलाफ हमारी आवाज उठना चाहिए। और ये जो सोशल मीडिया की आवाज है, ये आम जनता की आवाज है। आप अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से, आप अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से, आप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हर प्लेटफॉर्म पे जाकर के जब तक एकता कपूर माफी नहीं मांगती तब तक इस कैंपेन को अपने गुस्से का इजहार करते रहिए। और निश्चित ही हम कुछ समय में न केवल एकता कपूर से माफी मंगवाएंगे, बल्कि वो सारे लोग जो FTTI, जादवपुर, उस्मानिया, JNU, फर्ग्यूसन में रूप बदल करके बुद्धिजीवी बन करके बैठे हुए हैं, उन सारे लोगों को बेनकाब करेंगे। एक बड़ी सीरीज में आप लोगों के सामने लेकर के आने वाला हूं। इन सारे लोगों को बेनकाब करेंगे जो फिल्मों में पटकथा लिख रहे हैं, फिल्मों में डायलॉग लिख रहे हैं और वहां पर बैठ करके हमारे राष्ट्र और सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति देश के युवाओं में और दुनिया के सामने एक उनका घृणित और गंदा रूप, मिथ्या प्रचार पेश कर रहे हैं। हम इन सबको छोड़ने वाले नहीं है, इन सबको बेनकाब करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे इस मिशन का जो पहला कदम है, वो कदम है एकता कपूर माफी मांगो। आई हेट एकता कपूर बिकॉज आई लव इंडियन आर्मी, आई हेट एकता कपूर बिकॉज आई लव इंडियन आर्मी। ये कैंपेन चलाना है। आई प्राउड इंडियन आर्मी, शेम ऑन यू एकता कपूर। इस तरह के हैशटैग आप चलाइए और जल्द ही हम हमारे इस अभियान में सफल होंगे। इतना ही निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया था। अंत में पुनः मैं कहता हूं, हम लॉकडाउन 2 में जा रहे हैं। ये एक निर्णायक दौर है। हमको घबराने की, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं नर्मदा माई के किनारे पर बैठा हूं और आज प्रातः नर्मदा माई में स्नान करके नर्मदा के इस प्रवाह में, नर्मदा के नीर में सारी नकारात्मकता को हमने बहा दिया है और नर्मदा की डुबकी के साथ ही सकारात्मकता को अपने भीतर समाहित कर लिया है। उसी सकारात्मकता के साथ हम आगे बढ़ेंगे, अपनी सेना के साथ खड़े रहेंगे और इस राष्ट्र को देश की सबसे बड़ी महाशक्ति, वैभव के परम, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति वैभव के परम शिखर पर पहुंचाने तक अपनी अंतिम श्वास समर्पित करेंगे। इसी भाव के साथ, आप सब लोगों के सहयोग की अपेक्षा के साथ, आप सबको नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।